हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालू बाय आर्ट स्टडी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी जानते हैं हम आपको यूथ की बुक सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो सभी आपको हम सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पर आपका जो पार्ट है वो 37 चल रहा है। देखिए, इसमें वैसे तो थोड़े ही क्वेश्चन होते हैं, 20 के लगभग क्वेश्चन होते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पर 100 या 50 के लगभग यहाँ पर क्वेश्चन बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, कोलाज चित्रण। कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? ऑप्शन ए है भूसा है, बुरादा है, गोबर है या कागज की कतरन है। तो आप सभी जानते हैं जो कोलाज चित्रण होता है वो किससे होता है? कागज की कतरनों से होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि धरातल पर भिन्न भिन्न रंग के टुकड़ों को जोड़कर उस पर जो चित्रकारी की जाती है उसे क्या कहा जाता है? कोलाज कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है, कागज के जो भिन्न भिन्न तरह के टुकड़े होते हैं उनको जोड़कर जो चित्रकारी की जाती है उसे कोलाज कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्लेक्सोग्राफिक स्याही के एक घटक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जो फ्लेक्सोग्राफिक स्याही है उसका एक घटक होता है, उसको क्या कहा जाता है? थिनर, एनीलाइन डाई, रबर सॉल्वेंट या लिंसीड ऑयल। तो जो फ्लेक्सोग्राफिक स्याही होती है उसके जो घटक होता है उसे क्या कहा जाता है? एनीलाइन डाई कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एनिलीन क्या होता है? एक कार्बनिक यौगिक होता है जो एक रासायनिक नाम है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है। जो एनिलीन का प्रमुख उपयोग क्या होता है? ड्राई इंडस्ट्री में किया जाता है, जो अपने गाढ़े नीले रंग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनिलीन डाई जो होता है वो किस रंग का होता है? तो गाढ़े नीले रंग के लिए ये प्रसिद्ध है। जबकि थिनर का जो प्रयोग होता है वो पेंट में अलसी या लिनसीड का प्रयोग पेंटिंग में किया जाता है। किसमें किया जाता है? थिनर का प्रयोग भी पेंट में और अलसी के तेल का भी पेंटिंग में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक कलाकार का ब्रश डैश भागों में विभक्त होता है? 1, 3, 4, 2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 आपका सही हो जाएगा। एक कलाकार का जो ब्रश होता है वो 3 भागों में विभक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्रेलिक रंग एक डैश रंग है। एक्रेलिक रंग जो होते हैं तेल में घुलनशील हैं, थिनर में घुलनशील है, जल में घुलनशील है या रेडीमेड है। तो जो एक्रेलिक रंग होते हैं वो किस में घुलनशील होते हैं? वो जल में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एक बार में रंग के प्रयोग द्वारा चित्र को पूर्ण करने की क्रिया कहलाती है। जब किसी चित्र को हम एक बार में ही रंग के द्वारा पूर्ण करते हैं, रंग के द्वारा कोई भी चित्र है उसे एक बार में पूर्ण करते हैं, वो क्या कहलाता है? आला प्राइमा, ग्वास, ग्लेजिंग या इम्पेस्टो। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि कोई भी चित्र है, अगर हम चित्र बना रहे हैं और उसे रंग के प्रयोग से एक बार में ही पूर्ण कर देते हैं, मतलब कि पूरा बना देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आला प्राइमा कहलाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आला प्राइमा है ये क्या है? एक पेंटिंग की तकनीक है। इसमें गीले पेंट्स की परतों को पहले गीले पेंट की परतों पर लगाया जाता है और तैल चित्र में इसका उपयोग होता है। जो आला प्राइमा है इसका उपयोग किस में होता है? तो तैल चित्र में होता है। आला प्राइमा का प्रयोग तैल चित्र में होता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा कैनवास होता है पटसन, जिसे लिनन भी कहा जाता है, सन, सूत या इनमें से कोई नहीं।
तो सबसे अच्छा जो कैनवास होता है वो कौन सा होता है? पटसन। पटसन या लीलन, लीनन का होता है। सबसे अच्छा कैनवास पटसन या लीनन का होता है। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा होता है। इसका तना पतला बेलनाकार होता है और इसके ऐसे बोरे, दरी, तंबू, तिरपाल, कागज आदि बनाने के ये काम आता है, जो लिनन का ये पौधा। अब आगे है कि फ्रेस्को सेको पर कौन सी वार्निश की जाती है? फ्रेस्को सेको पर कौन सी वार्निश की जाती है? डामर वार्निश, ब्लैक वार्निश, वैक्स वार्निश या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वैक्स वार्निश। जो फ्रेस्को सेको होता है उस पर वैक्स वार्निश की जाती है। ये क्या है? फ्रेस्को सेको एक ये भित्ति चित्रण की तकनीक है। भित्ति चित्रण की ये तकनीक है जहाँ पर जो कार्बनिक बंधक या बांधन होते हैं और चूने के साथ मिश्रित या सीमेंटिक एजेंट जो मिलाया जाता है या पिगमेंट मिलाया जाता है और सूखे प्लास्टर पर उसको लगाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? फ्रेस्को सेको कहलाता है। आगे क्वेश्चन है कि सूखे पेस्टल के लिए कौन सा कागज सबसे उपयुक्त है? सूखे पेस्टल के लिए कौन सा कागज सबसे उपयुक्त है? रंजित कांच कागज है, रफ कागज है, सफेद कागज है या ट्रेसिंग कागज है? तो सूखे प्लास्टिक के लिए कौन सा कागज अच्छा होता है? वो होता है रंजित कागज। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। रंजित कागज जो होता है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो जल रंग में किया जाता है। किस में किया जाता है? जल रंग में किया जाता है। और सूखे पेस्टल के लिए रंजित कागज जो होता है सबसे उपयुक्त होता है। सूखे पेस्टल रंगों के लिए ये जो रंजित कागज होता है ये सबसे उपयुक्त होता है और जल रंग का भी इस पर प्रयोग किया जाता है। कभी ये चौकोर टुकड़ों में पाया जाता है। जो जल रंग होते हैं वो कई आकार के होते हैं, जैसे चौकोर टुकड़ों में होते हैं, मतलब कि टिकिया की तरह आते हैं, सीसी में भी आते हैं जल रंग और ट्यूब में भी आते हैं। अगला प्रश्न है कि जल रंग में कौन सा कागज प्रयुक्त किया जाता है? हॉट प्रेस्ड गर्म दबा हुआ, मीडियम कोल्ड प्रेस्ड माध्यम ठंडा दबा हुआ, रफ मोटा हैंडमेड पेपर या उपरोक्त सभी? तो जल रंग के लिए ये आपके सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो होता है रफ मोटा कागज होता है, लेकिन इसमें हॉट प्रेस्ड जो गरम दबा हुआ कागज होता है, दूसरा मीडियम कोल्ड प्रेस्ड भी, रफ मोटा भी, और इसमें उपरोक्त सभी कागज जो हैं प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कोलाज क्या है? कोलाज कागज के साथ पोस्टर है, टुकड़ों का संयोजन है, अखबार का संयोजन है, अभिलेख संयोजन है। तो जो कोलाज होता है वो क्या होता है? टुकड़ों का संयोजन, मतलब कि कागज की जो कतरन होती है, टुकड़े टुकड़े जो होते हैं उन्हें जोड़कर जो चित्रकारी की जाती है वो कोलाज कहलाता है। अब आगे प्रश्न है कि किन रंगों के साथ हम माध्यम नहीं रखते हैं? माध्यम नहीं रखते हैं, माध्यम मतलब कोई भी अलग से जो चीज लगाई जाती है वो नहीं होती है, जैसे वाटर कलर है, ऑयल कलर है, पेस्टल कलर है या एक्रेलिक कलर है। तो यहाँ पर आपको पता है कि वाटर कलर के साथ जल का प्रयोग किया जाता है, ऑयल कलर के साथ ऑयल का, एक्रेलिक रंग के साथ भी जो है जल का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो पेस्टल कलर है इसमें कोई भी माध्यम हम प्रयोग में नहीं लाते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल ये सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर पढ़ना है कि पेस्टल कलर या पेस्टल कलर के साथ माध्यम नहीं रखते हैं। पेस्टल रंग क्या होता है? एक सूखा रंग है और ये दो प्रकार का होता है। जो पेस्टल होता है एक सूखा रंग होता है और दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ड्राई पेस्टल, दूसरा होता है ऑयल पेस्टल। जो खुरदरा कागज इसके लिए उपयुक्त होता है। पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी रखने के लिए
यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो पेस्टल रंग हैं उनको धरातल पर स्थायी रखने के लिए क्या किया जाता है, तो फिक्सेटिव का घोल लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा बन रहा है कि पेस्टल रंग को धरातल पर स्थायी रखने के लिए क्या लगाया जाता है, तो फिक्सेटिव का घोल लगाया जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फिक्सेटिव घोल। पेस्टल रंगों से बने चित्रों पर कांच का फ्रेम रखा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि कांच का फ्रेम इस पर लगाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगीन पेपर और पेपर पेस्टिंग आदि से कौन सी पेंटिंग बनती है। यहाँ पर रंगीन पेपर और पेपर पेस्टिंग आदि से जो कौन सी पेंटिंग बनती है, कटिंग पेंटिंग, पेपर मेसी, कोलाज या ग्राफिक। तो जो रंगीन पेपर होते हैं उनसे कौन सी पेंटिंग बनती है, यहाँ पर कोलाज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, कोलाज बनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि कागज की कतरनों से बनाया जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं, इंटेग्लियो, कोलाज, लिथोग्राफ या ग्राफिक्स। तो आप यहाँ पर आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे तो आप जानते हैं कि कागज की कतरनों से कोलाज बनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जो कोलाज पेंटिंग है उसके जन्मदाता कौन है, जॉर्ज ब्रॉक हैं। जॉर्ज ब्रॉक ये जो है कोलाज पेंटिंग के जन्मदाता हैं, जिन्होंने वस्तुओं को चिपकाकर चित्र बनाया था। उसे विश्लेषणात्मक घनवाद कहा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, कोलाज में वस्तुओं को चिपकाकर चित्र बनाया जाता है और उसे विश्लेषणात्मक घनवाद कहा जाता है। कोलाज कला के लिए जो भारतीय कलाकार हैं वो कौन से हैं, सतीश गुजराल। सतीश गुजराल का जो प्रिय माध्यम रहा है वो क्या रहा है, कोलाज रहा है। तो ये आपको भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सतीश गुजराल जो है, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न कलाकारों में से कौन सा कलाकार कोलाज चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर सतीश गुजराल आपका आंसर हो जाएगा। इनका प्रिय माध्यम कोलाज रहा है। साथ ही साथ ये एक वास्तुकार भी थे और भित्ति चित्रकार भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्धि जो इनका प्रिय माध्यम रहा था वो कोलाज ही था। अब आता है कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को, वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, कोलाज चित्र हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि चित्रकला में इनमें से किसका उपयोग नहीं होता, एयर ब्रश का, चीजल का। चीजल क्या होती है, छेनी होती है। चीजल क्या होती है, छेनी होती है। आप सभी जानते होंगे जो छेनी होती है जिससे लकड़ी को फाड़ा जाता है, काटा जाता है। एयर ब्रश देखिए, सेबल ब्रश और ईजल। तो चित्रकला में जो चीजल है, छेनी का प्रयोग नहीं होता है। यह एक हाथ का यंत्र होता है, मतलब यंत्र होता है जो कि फर्नीचर बनाने में, लकड़ी को काटने में और धातु के कार्य को और पत्थर को काटने में काम आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्टर कलर की प्रकृति बताइए। तो जो पोस्टर कलर होते हैं अपारदर्शी होते हैं, पारदर्शी या अपारदर्शी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर अपारदर्शी हो जाएगा। जो पोस्टर कलर होते हैं वो कैसे होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, क्योंकि अपारदर्शी वो वस्तु होती है, जो पोस्टर होता है वो अपारदर्शी होता है क्योंकि अपारदर्शी वो वस्तु होती है जिसके द्वारा प्रकाश वहीं पर समाहित हो जाता है। जो उसकी पीछे की चीजें होती हैं वो दिखाई नहीं देती, सिर्फ उसके आगे की ही चीजें दिखाई देती हैं, तो वो क्या होता है, अपारदर्शी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेपर स्ट्रेच किस माध्यम में किया जाता है। पेपर स्ट्रेच ऑयल कलर में, जल रंग में, पोस्टर कलर में, एक्रेलिक में।
तो पेपर स्केच किसमें किया जाता है? जल रंग में किया जाता है। जल रंग में ये किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश में हस्त निर्मित कागज पहली बार बनाया जाने लगा था? हस्त निर्मित कागज जो सबसे पहले बनाया जाने लगा था तो वो चीन में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? चीन में बनाया गया था। और सबसे पहले जो चीन में कागज बना था, कब बना था? 105 ईस्वी में बना था, जो कि चीन में बना था। और किसके द्वारा बनाया गया था? कागज के जो आविष्कारक करता है वो कौन है? तसई लून है। तसई लून। और भारत में जो चित्रकला के लिए कागज का प्रयोग किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? अपभ्रंश शैली में किया गया है। अपभ्रंश शैली में। तो आपको ये भी याद रखना है। अब आगे है, देखिए भारत में, यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में कागज बनाने का कारखाना सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित किया गया था। आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम जो कारखाना खोला गया था कागज बनाने का वो कहाँ पर खोला गया था? कोलकाता में खोला गया था। और कब? 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल रंग चित्रण के लिए कौन सा कागज महत्वपूर्ण है? तो जल रंग चित्रण के लिए ऑयल सीट, मशीन से बना कागज, या हस्तनिर्मित कागज, या कोई नहीं। तो जो जल रंग चित्रण के लिए कागज होता है वो हस्तनिर्मित कागज होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चीन में कागज का आविष्कार हुआ है। कब हुआ है? 105 ईसा पूर्व में हुआ है। किसने किया है? तसई लून ने किया है। और जो भारत में कागज का प्रयोग पहली बार हुआ है चित्रकारी के लिए तो अपभ्रंश शैली में हुआ है, जिसका समय क्या था? जिसका समय 9वीं से 12वीं शताब्दी था, या कह सकते हैं कि 7वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में इसका प्रयोग किया गया है। लेकिन जो कागज पर चित्रकारी की गई है भारत में वो 14वीं शताब्दी में की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रंग पारदर्शी है? टेम्परा, पोस्टर, जल रंग, या ओपेक? तो आप सभी जानते हैं कि जो जल रंग होता है वो कैसा होता है? पारदर्शी होता है। अगला प्रश्न है, जल रंग प्रयोग करने वाला चित्रकार किस माध्यम में काम कर सकता है? जो जल रंग प्रयोग करने वाला चित्रकार है वो किस माध्यम में काम कर सकता है? तेल रंग में, एक्रेलिक में, टेम्परा में, या सभी में? तो एक जो चित्रकार होगा तो वो ज्यादातर सभी तरह की नॉलेज रखेगा, सभी तरह की चित्रण करने में इंटरेस्ट लेगा। तो वो तेल रंग को भी करेगा, एक्रेलिक को भी करेगा, टेम्परा को भी करेगा। और मतलब यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो वो सभी में कार्य कर सकता है। अब अगला प्रश्न है कि जल रंगों की यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? गुफा चित्रों से, पट चित्रों से, पुस्तक चित्रों से, या स्क्रॉल चित्रों से? तो जो जल रंगों की यात्रा आरंभ हो गई थी वो गुफा चित्रों से हुई थी। कहाँ से हुई थी? गुफा चित्रों से हुई थी। लेकिन जो जल रंग चित्रण का आरंभ माना जाता है वो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था। यहाँ पर देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जल रंग चित्रण का आरंभ सबसे पहले कब हुआ? तो वो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ। और जल रंग का पिता कौन है? तो पाल सैंडबॉय। पाल सैंडबॉय जो है जल रंग के पिता माने जाते हैं, या जल रंग चित्रण के जनक माने जाते हैं। जल रंग चित्रण का आरंभ 18वीं शताब्दी में कहाँ पर? इंग्लैंड में हुआ था। देखिए यहाँ पर अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। तैल चित्रण का भी कि तैल चित्रण का जनक कौन है और जल रंग चित्रण का जनक कौन है, कागज का आविष्कार कब हुआ, भारत में चित्रकारी के लिए सर्वप्रथम कागज का प्रयोग किया गया। तो ये आपको सभी चीजें ध्यान रखने वाली हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि जल रंग चित्रण अधिकतर जो होता है मोटे कागज पर होता है
और इसका प्रभाव, जो पौध का प्रभाव भी इस पर अधिक उभरता है। कुछ विद्वान जो होते हैं जल रंग के पिता ड्यूरर को मानते हैं, ड्यूरर को भी मानते हैं। देखिए आपको ऑप्शन के अनुसार क्या आंसर देना है। अगर वहां पर पाल सेंड बॉय हो, पाल सेंड बॉय हो तो पाल सेंड बॉय को भी हम उचित मानेंगे। अगर उसमें पाल सेंड बॉय नहीं हो तो दूसरे नंबर पर ड्यूरर को हम मानेंगे। तो यहाँ पर आपका ड्यूरर भी सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान रख लेना है कि जल रंग का जो प्रयोग किया गया है चित्रण के लिए वो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में किया गया है और जल रंग के पिता पाल सेंडबॉय को माना गया है। दूसरा, कुछ विद्वान जल रंग चित्रण का पिता ड्यूरर को भी मानते हैं। अब आप आगे देख लेते हैं कि वोस चित्रण का आरंभ भारत में कहाँ से माना जाता है। बंगाल स्कूल से माना जाता है और इसके पिता कौन थे, अवनींद्र नाथ टैगोर थे, जिन्होंने ईवी हेवेल के विचारों से सहयोग से बंगाल शैली को जन्म दिया था। अब आता है जो वोस है वो जल रंग चित्रण की एक विद्या है जिसमें एक रंग को धरातल पर लगाकर सूखने पर उसे बार बार धोना, पुनः रंगना, फिर धोना, फिर धोना, फिर रंगना। तो ये क्या कहलाता है, वोस चित्रण कहलाता है। तो ये थे आज के आपके कुछ क्वेश्चन। आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। देखिए कुछ ही दिनों में मैं आपको जो डिटेल क्लास है, क्योंकि मैं जो है मेरे पास जो नोट्स हैं मैं उनमें से आपको कराऊंगी। मैंने एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी है जो आपके एग्ज़ाम से अलग जाए। थोड़ा थोड़ा मैं उनमें सभी चीज़ें ऐड कर रही हूँ, तो मैं आपको नोट्स के द्वारा भी पढ़ाऊंगी। अभी फ़िलहाल में मैं आपको यूथ की बुक से ही इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व कराती चलूँगी। जब भी मुझे टाइम मिलेगा उस टाइम के अनुसार मैं आपको वो क्वेश्चन भी, वो जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट करा दूंगी। तो आपको ये वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, जिससे कि और भी स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।